हेड कांस्टेबल अरुण जाधव उस रात ड्यूटी पर नहीं थे, घर पर थे। लेकिन फायरिंग की खबर मिलते ही वो तुरंत निकल गए। वो नहीं जानते थे कि अगले कुछ घंटों में वो एक ऐसी गाड़ी में होंगे जहां कुछ ही देर बाद 3 ऑफिसर्स शहीद हो जाएंगे। गोली लगने के बाद भी चुप रहकर अपनी सांस तक कंट्रोल करेंगे और उसी वजह से अटैक में शामिल एक पाकिस्तानी ISI टेररिस्ट जिंदा पकड़ा जाता है। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। 26 नवंबर रात 9:21 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग थे। पटना जाने वाली ट्रेन कई घंटों से लेट थी। करुणाकरण नाम का शख्स वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा था। केरला से था, मुंबई में नौकरी करता था। घर पर उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। ट्रेन लेट थी तो वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर फोन देख रहा था। तभी एक आवाज आई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टेशन पर काफी आवाज होती है, लेकिन ये आवाज AK-47 की थी। कसाब ने हंसते हुए फायर शुरू किया। इस्माइल ने हैंड ग्रेनेड फेंका। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास सिर्फ पुरानी रिवॉल्वर थी। AK-47 के सामने कुछ भी नहीं। उस अफरा तफरी में एक आदमी शांत था, स्टेशन कर्मचारी विष्णु दत्ताराम। उन्होंने माइक उठाया, अपनी जान की परवाह किए बिना, सभी यात्री तुरंत स्टेशन छोड़ दे अभी। उस एक अनाउंसमेंट ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। लेकिन जो नहीं भाग पाए उनमें से एक था करुणाकरण, जो कभी घर नहीं पहुंचा। उस जैसे 57 और लोग उस रात CST स्टेशन पर मारे गए। इतने सारे परिवार जिनके अपने उस रात घर नहीं लौटे। उसी रात 9:30 से 10 बजे के बीच CST पर फायरिंग रुकी भी नहीं थी कि उसी वक्त शहर के अलग अलग हिस्सों से भी गोलियां चलने लगीं। लियोपोल्ड कैफे 130 साल पुराना, विदेशियों की पसंदीदा जगह। उस रात एक इजरायली टूरिस्ट मोशे रूवेन वहां अकेला बैठा था। खाना आने वाला था, तभी 2 लड़के अंदर घुसते हैं और बिना रुके फायरिंग शुरू कर देते हैं। मोशे रूवेन टेबल के नीचे गिर गया। उसे गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा था। बाद में उसने कहा, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। दे सडनली स्टार्टेड फायरिंग, पीपल सडनली स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द फ्लोर्स। लियोपोल्ड कैफे में 10 लोग मारे गए और वहां से दोनों आतंकी ताज की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त ओबेरॉय होटल के अंदर अब्दुल रहमान और फहादुल्ला लॉबी में घुसे। उन्होंने एक स्टाफ जॉर्डन को हॉस्टेज बनाया। कहा, फर्नीचर पर अल्कोहल डालो, आग लगाओ। जॉर्डन के हाथ कांप रहे थे। आतंकी ने देखा और उसे गोली मार दी। उसी वक्त नरीमन हाउस में इजरायली रैबाय गैब्रियल होल्ड्सबर्ग, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ रिफ्का और उनका 2 साल का बेटा वहां मौजूद थे। CST, लियोपोल्ड, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। रात के 10 बजे तक मुंबई के 4 कोनों में एक साथ अटैक। ये रैंडम नहीं था, ये एक प्लान था और ये सब कहीं और से लाइव कंट्रोल हो रहा था। वो कहाँ था ये थोड़ी देर में पता चलेगा। ताज होटल, रात 9:40। 105 साल पुराना, मुंबई का सबसे आइकॉनिक सिंबल। उस रात वहां KR राममूर्ति के, कॉर्पोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन, डिनर के बाद अपने कमरे में थे। तभी गोलियों की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा बंद किया, बाथरूम में चले गए। सांस रोककर वहीं बैठे रहे। बाहर से दरवाजा तोड़ा गया, बाथरूम का दरवाजा खुला। राममूर्ति की आंख आतंकी की आंखों से मिली। उन्हें लगा यही आखिरी पल है, लेकिन उसने देखा और गोली नहीं चलाई। उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। रूम 520, अब 4 आतंकी और 5 हॉस्टेजेस। एक आतंकी किसी से फोन पर कनेक्टेड था और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। 5th फ्लोर क्लियर करो, ऊपर जाओ। राममूर्ति ने वो आवाज सुनी। उन्हें समझ नहीं आया ये आवाज कहां से आ रही है। वो होटल के अंदर से नहीं थी, वो कहीं बहुत दूर से आ रही थी। दूसरा आतंकी हॉस्टेजेस के IDs गूगल पर सर्च कर रहा था। कोई बड़ा नाम नहीं मिला। उन्होंने बेडशीट्स में आग लगाई, कमरा बंद किया और बाहर निकल गए। राममूर्ति और बाकी हॉस्टेजेस अपने हाथ खोलते हैं, विंडो से बेडशीट्स बांधकर नीचे उतरते हैं और इसी तरह से 5 सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन ताज में अब तक 31 लोग मारे जा चुके थे और छत से काला धुआं उठ रहा था, पूरे आसमान में फैलता हुआ। उसी रात पाकिस्तान के एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे, मुंबई की लाइव कवरेज देख रहे थे। ये वो लश्कर तैयबा का कंट्रोल रूम था, जिसका हेड साजिद मीर और उसके साथ एक ISI ऑफिसर, जिसे बाद में मेजर इकबाल के नाम से जाना गया। उनके सामने भारत के सारे न्यूज चैनल्स लाइव चल रहे थे। NSG कहां उतरी टीवी पर दिख रहा था। पुलिस किस गेट से घुसी, कमांडोज किस डायरेक्शन से आ रहे थे, वो भी। और ये सब रियल टाइम में सीधे आतंकियों तक पहुंच रहा था। रूम 520 में जो आवाज राममूर्ति ने सुनी थी वो यहीं से आ रही थी। लियोपोल्ड में जब आतंकी अंदर घुसे, उन्हें यहीं से कहा गया था अंदर जाओ। ओबेरॉय में जब जॉर्डन मारा गया, वहां भी इंस्ट्रक्शंस यहीं से आ रहे थे। उस रात भारत का मीडिया जाने अनजाने आतंकियों का रियल टाइम गाइड बन गया था। 10 लोग मुंबई में थे, लेकिन असली हमला कहीं और से हो रहा था और ये हमला सालों की प्लानिंग का नतीजा था। एक ऐसे आदमी की
जो टूरिस्ट बनकर मुंबई आया था। डेविड कोलमन हेडली, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, मुंबई में वीजा कंसल्टेंसी का ऑफिस चलाता था और इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन असली नाम था दाऊद गिलानी, पाकिस्तानी फादर, अमेरिकन मदर, लश्कर तैयबा का एजेंट, आईएसआई का साया। 2006 से 2008 के बीच वो कई बार मुंबई आया। हर बार वो डिटेल्स लेके जाता था, फोटोज खींचता था, वीडियोस बनाता था, जीपीएस लोकेशंस तक नोट करता था। सीएसटी का प्लेटफॉर्म, ताज का एंट्रेंस, नरीमन हाउस की छत, लियोपोल्ड की टेबल्स, ये सब जानकारी सीधे पाकिस्तान भेजी जाती थी और उसी डेटा से उन 10 लड़कों को ट्रेन किया गया। उन्हें पता था कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है और कहाँ से निकलना है, जैसे मुंबई उनका अपना शहर हो। 2009 में यूएस ने हेडली को अरेस्ट किया। उसे 35 साल की सजा हुई। बाद में उसके बयानों से इस पूरी साजिश की हर परत सामने आई। लेकिन उस रात मुंबई में लड़ाई अभी भी जारी थी। रात करीब 11 बजे कामा हॉस्पिटल के पास अरुण जाधव उस गाड़ी में पीछे बैठे थे। आगे थे एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर, मुंबई के सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स। सीएसटी से खबर आई थी 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल की गली में देखे गए हैं। गाड़ी उसी तरफ मुड़ी और अचानक कसाब और इस्माइल सामने आ गए। दोनों ने AK-47 की 2 मैगजीन्स उस एक गाड़ी पर खाली कर दी। अरुण जाधव के कंधे में गोली लगी। दर्द था, लेकिन वो जिंदा थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, सांस रोक ली और खुद को बिल्कुल शांत कर लिया। कसाब और इस्माइल गाड़ी के पास आए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर तब तक तीनों शहीद हो चुके थे। पर अरुण जाधव सब सुन रहे थे, आंखें बंद किए हुए। आतंकी लाशें हटाते हैं, गाड़ी ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टायर में गोली लगी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने एक स्कोडा कार छीनी और वहां से निकल गए। जैसे ही वो गए, अरुण जाधव ने आंखें खोली। सामने तीनों ऑफिसर्स की बॉडीज थीं, कंधे में गोली थी और हाथ में फोन। उन्होंने कंट्रोल रूम को कॉल किया, कांपती आवाज में। कसाब और इस्माइल मालाबार हिल की तरफ गए हैं। मुंबई शहर में हर तरफ हाई अलर्ट था, हर तरफ बैरिकेड्स। कसाब और इस्माइल को चारों तरफ से घेर लिया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस्माइल मारा गया, कसाब घायल था। AK-47 अभी भी उसके हाथ में था। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले। वो बिना वेपन के कसाब की तरफ दौड़े। कसाब ने फायर किया। 23 गोलियां इंस्पेक्टर तुकाराम के शरीर में लगीं, लेकिन वो गिरने से पहले कसाब की बंदूक पकड़ चुके थे और उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। कसाब पकड़ा गया, पर इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले शहीद। उनकी 3 बेटियां उस रात अनाथ हो गईं, लेकिन आखिरी पल तक उन्होंने कसाब को नहीं छोड़ा। 27 नवंबर सुबह 6:30 इंडिया की एलीट काउंटर टेरर फोर्स NSG दिल्ली से अटैक्स के बाद मुंबई पहुंची। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। ओबेरॉय दोपहर 3 बजे 19th फ्लोर। दोनों टेररिस्ट्स एक रूम में थे। सामने वाली एयर इंडिया बिल्डिंग की 11th फ्लोर पर स्नाइपर्स तैनात। होटल के अंदर कमांडोज। दोनों तरफ से काफी फायरिंग के बाद आखिरकार दोनों टेररिस्ट्स मारे गए। कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट इस ऑपरेशन में शहीद। ओबेरॉय क्लियर। नरीमन हाउस 28 नवंबर रात 10 बजे हेलीकॉप्टर से कमांडोज रूफ पर उतरे। पाकिस्तान में उस कमरे में टीवी पर लाइव दिख रहा था। हैंडलर्स ने टेररिस्ट्स को बताया कमांडोज आ रहे हैं। ग्रेनेड्स ऊपर से फेंके गए, लेकिन NSG रुकी नहीं और फिर नरीमन हाउस क्लियर। 29 नवंबर सुबह करीब 8 बजे ताज होटल के अंदर NSG मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ऑपरेशन संभालते हैं। वो फ्लोर बाय फ्लोर, रूम बाय रूम आगे बढ़ रहे थे। तभी एक मोमेंट आया। ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां 4 टेररिस्ट थे। संदीप ने टीम को रोका, मेरे पीछे मत आना, मैं हैंडल करूंगा। वो अकेले ऊपर गए। फायरिंग हुई। टेररिस्ट्स कोने में धकेले गए, लेकिन उन्हें भी गोलियां लगी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद। केरला में उनकी मां को खबर मिली। वो शांत रही, फिर बोली, मुझे गर्व है अपने बेटे पर। वसाबी रेस्टोरेंट में आखिरी 4 आतंकी बचे थे। NSG ने ग्रेनेड्स फेंके, अंदर आग लग गई। वो भागकर स्टेयर्स की तरफ गए और वहीं चारों मारे गए। 60 घंटे तक मुंबई जैसे सांस रोक कर बैठी थी। 29 नवंबर की सुबह पहली बार शहर ने राहत की सांस ली। मुंबई हाई कोर्ट में 4 साल इस केस का ट्रायल चला। आखिरकार अरुण जाधव कटघरे के सामने खड़े थे। वही अरुण जाधव जिनके कंधे में गोली थी, जिन्होंने मरने का नाटक किया था, जिन्होंने वो कॉल की थी, अब वो कोर्ट में थे। कसाब सामने था। अरुण जाधव ने वो सब कहा जो उन्होंने उस रात सुना था। कसाब की आवाज, इस्माइल की आवाज, गाड़ी में हुई हर बात।
कसाब ने कोर्ट में अपनी जान बख्शने की गुजारिश की। उसने कहा, मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन साल 2010 में कोर्ट द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। 21 नवंबर 2012 सुबह 7:30 बजे पुणे के यरवड़ा जेल में कसाब को फांसी दी गई। उस रात जो 10 लड़के निकले थे, 9 उसी रात मारे गए, एक 4 साल बाद फांसी पर। अरुण जाधव आज भी मुंबई में रहते हैं और उस रात का निशान अभी भी उनके कंधे पर है। वो कहते हैं, मैं हर साल 26 नवंबर को उस जगह जाता हूँ। मोशे, जो उस रात 2 साल का था, आज 18 साल का है। वो हर साल मुंबई आता है, नरीमन हाउस के बाहर खड़ा रहता है और बस चुप रहता है। इंडिया ने NIA बनाई, NSG के हब्स खोले, कोस्टल रडार लगाए। वो सब हुआ जो 26/11 से पहले होना चाहिए था। लेकिन हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है। आज तक कोई ट्रायल नहीं। मेजर इकबाल, जिसने उस कमरे से पूरी रात मुंबई को चलाया, उसकी आइडेंटिटी आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अभी भी एक्टिव है। लेकिन ज़्यादातर जानकारी के मुताबिक इलियास कश्मीरी AKA मेजर इकबाल 2011 में पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। तुकाराम ओमले की 3 बेटियां बड़ी हो गई हैं बिना बाप के। कुछ जख्म वक्त भरता है, कुछ नहीं भरता। 26/11 उन जख्मों में से एक है। अगर ये कहानी आपको ज़रूरी लगी तो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इसे जानना चाहिए। उन 166 लोगों की याद में जो उस रात घर नहीं लौटे।